बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 6 अतीत से वर्तमान। फर्स्ट चैप्टर है हमारा अतीत और अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ। इतिहास हमें बीते हुए कल के बारे में बताता है। इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसी ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी है। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी समाज में रहते हैं। यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैला हुआ है। आपने पढ़ा होगा कि आज की दुनिया एक वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज है। क्या हमारा समाज सदा से ऐसा ही था या इसका धीरे धीरे विकास हुआ? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। आप यह भी जानते होंगे कि इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं से नहीं मिलती, बल्कि जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों में मिलती है। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। बहुत से ऐसे समाज भी हैं, विशेषकर कबायली या जनजातीय समाज हमारे साथ इसी युग में जी रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया। उनके बीच जो किंवदंतियाँ, किस्से, कहानियाँ, रीति रिवाज प्रचलित हैं, उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं। तो आप यह अंदाज़ा हुआ होगा कि इतिहास को जानने के साधन या स्रोत अनेक हैं और विभिन्न प्रकार के हैं। इन्हीं तमाम साधन या स्रोतों के आधार पर इतिहासकार हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसने कैसे साथ मिलकर रहना आरंभ किया, कैसे अपने जीवन की ज़रूरतें पूरी की, कैसे शिकार करके और कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन बना पाया, कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकलकर मकान बनाकर उनमें रहना शुरू किया, कपड़े पहनना आरंभ किया, आग के उपयोग को जाना, औजार हथियार बनाए, दूरस्थ स्थानों तक यात्रा के लिए सवारी का उपयोग सीखा, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग आरंभ किया, राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया, उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए, कैसे साम्राज्य संगठित हुए और धीरे धीरे बिखर गए, उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार चलता रहा, इन सब बातों की व्याख्या आप इतिहास से प्राप्त करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक इसी संबंध में आपको जानकारी प्रदान करेगी। सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उसकी बुनियादी बातों को समझेंगे। किसी भी मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। इस विकास में स्थानीय परिस्थितियाँ, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण की विशेषताएं सभी का योगदान होता है। कभी आपने विचार किया है कि नदी घाटियों में ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ? आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बाहुल्य था। यहाँ खेती का काम आसान था, नदियों के रास्ते व्यापार की भी सुविधा थी। ऐसी ही अनेक परिस्थितियाँ सभ्यता के विकास में सहायक होती है। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। चूँकि अभी आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थीं, इसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। फिर आप कालक्रम के संबंध में जानेंगे। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली है। सुविधा के लिए हम इसे
छोटे छोटे कालखंडों में बांट देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, यह आप जानेंगे। फिर आप यह भी देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन साधनों से आप प्राप्त करते हैं और तुलनात्मक रूप से इनका क्या महत्व और उपयोगिता है। दूसरा चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। सोनी का सवाल। सोनी अपनी सहेली पिंकी के साथ टेलीविज़न देख रही थी। टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा था कि मानव धरती पर हजारों साल से रह रहा है। सोनी सोचने लगी और पिंकी से बोली, इतने वर्षों पहले क्या हुआ, यह कोई कैसे जान सकता है। पिंकी, जो सोनी से 5 वर्ष बड़ी थी, इस प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से देना शुरू किया। हजारों साल पहले क्या हुआ, यह कैसे पता लगाएं। कल क्या हुआ था, यह जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविज़न या फिर अखबार की मदद लेते हैं। 10-20 साल पहले क्या हुआ, यह हम अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से जान लेते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था, इसकी जानकारी हम इतिहास से प्राप्त करते हैं। यथा हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से लेकर वर्तमान तक जानकारियाँ हमें इतिहास से ही मिलती है। अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें। अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा जाता है। सामान्यतः 3 कालखंड निर्धारित किए जाते हैं, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनती। प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषताएं होती हैं। प्राचीन भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 700 से लेकर 750 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिया का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा और इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। 8वीं शताब्दी के मध्य 750 ईस्वी तक ये राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई। इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल या मध्यकाल का अंत हुआ। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आवागमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इस
व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? तो इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है। स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में इस औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और एक नया संविधान बना। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला। आज का दूसरा लेसन जो है मैं यही समाप्त करती हूँ। इसके आगे का चैप्टर कल मैं बताऊंगी। धन्यवाद।